हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन और आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट एजुकेशन चैनल इग्नू हाइट। स्टूडेंट्स, एग्जाम सिर पर है, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि कम टाइम में मैक्सिमम जो आपकी प्रिपरेशन है उसे कैसे की जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पेपर कोड BPAG 172, यानी आपका शासन, मुद्दे और चुनौतियों। ठीक है, इनका जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो हाईली चांसेस होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, हमने गैस वर्क जो है आपका गैस वर्क पे बेस्ड नहीं है, बल्कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और रिपीटेड क्वेश्चन विद एग्जाम ट्रेंड्स को एनालाइज करके ही आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, एंड तक ध्यान से समझ लेते हैं इन 10 क्वेश्चंस को, तो आपको फिर दूसरी कोई वीडियो देखने की नीड पड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार गिव अवे भी। ठीक है, वीडियो के बीच में मैं आपसे 3 ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं, और जो स्टूडेंट सबसे पहले इनका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, हम उन 3 लकी विनर्स को देंगे हमारे फ्री नोट्स इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो विनर का नाम अनाउंस होते के साथ ही, विनर डिसाइड होते के साथ ही हम अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे उनके नेम्स। तो इसलिए आप सभी हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, हमारे जितने भी लेक्चर है वो आप सभी के लिए फ्री होते हैं, लेकिन अगर आपको इनके वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, इजी टू रिवाइज और वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स अगर आपको चाहिए, तो दोनों मीडियम में हमारी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे हमने नोट्स का प्राइस भी सिर्फ 35 रुपीज ओनली रखा है, ताकि हर स्टूडेंट जो है 35 रुपीज जो है नोट्स को अफोर्ड कर सके, इजिली नोट्स को अफोर्ड कर सके। इसलिए प्राइस जो रहने वाला है नोट्स का यहाँ पे वो ओनली 35 रुपीज रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172, यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित होंगे और जो आपके एग्जाम के स्कोर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सो लेट्स क्रैक द एग्जाम टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172, यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सुशासन यानी आपका गुड गवर्नेंस के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके लोकतंत्र में उसकी क्या भूमिका है, ये वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो देंगे, ठीक है, इंट्रो को समझेंगे। तो देखो, आपको क्या बताना है, यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि जो शासन व्यवस्था है भारत के अंदर, वो कौन सी शासन व्यवस्था है और वो किस तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें जनता क्या करती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को सरकार का संचालन करने में मदद करती है, और ये नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी की जाती है। लोकतंत्र तभी सफल और मजबूत बन पाता है जब शासन व्यवस्था जो होती है, जब पारदर्शी होती है, उत्तरदायी होती है और जनहित के लिए कार्य कर रही होती है। वहीं सुशासन की बात करें तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक सुशासन जो है वो महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा क्या होता है कि सरकार और जनता के बीच विश्वास स्थापित होता है तथा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी भी बढ़ती है। इसलिए शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेकों प्रयास जो है वो आपके किए जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमसे प्रश्न में पहले क्या पूछा था कि शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के कौन कौन से प्रयास हैं। वहीं दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि सुशासन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं और लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र का यहाँ पे पालन किया जाता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जो आगे चल के फिर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें नागरिकों की और अधिकारों की, तो यहाँ पे स्वतंत्रता, नागरिकों के अधिकार, इन सबको भी क्या दी जाती है, भारत के अंदर रक्षा दी जाती है। लोकतंत्र हमारा तभी मजबूत बन सकता है, तभी सफल बन सकता है जब शासन व्यवस्था हमारी कैसी हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी हो, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता हो, उत्तरदायी हो, सरकार जनता के प्रति और जनहित के लिए जब काम करेगी सरकार, तभी हमारा जो शासन व्यवस्था है वो जनहित के लिए हो पाएगी। ठीक है, तो वहीं अगर सुशासन की बात करें तो देखो, सुशासन क्या कर रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत बना रहा है। कैसे बना रहा है, क्योंकि सुशासन का मीनिंग क्या होता है कि सुशासन के द्वारा ना जनता और सरकार के बीच में
एक विश्वास स्थापित होता है, विश्वास बनाया जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि जो नागरिक है ना देश के, वो ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दे। और इसलिए शासन के द्वारा जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के जो उपाय हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको शासन व्यवस्था के बारे में बताया, भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो दिया है। और आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको भी सबसे पहले परिचय के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर जो प्रश्न में पूछा गया है उसके बारे में आप लिखेंगे, थोड़ी सी जानकारी देंगे। देन उसके बाद हम मुख्य भाग पे आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का जो मुख्य भाग है आपका, यानी पॉइंट नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि कानून का पालन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखो, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये दोनों ही जरूरी होते हैं। किसी भी देश के अंदर अगर लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो वहाँ पे कानूनों का अगर पालन हो रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोकतंत्र होगा ना वो और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये दोनों ही तत्व आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि सभी नागरिक जो हैं, सभी नागरिक और जो जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं उनको पालन करें। ठीक है, ये कैसे मजबूत बन सकता है लोकतंत्र? जब हम सभी नागरिक मिलकर और सभी संस्थाएं मिलकर जब हम कानून का पालन करेंगे, ठीक है, लॉज को, नियम्स को हम अपना मानेंगे, तभी हमारा जो शासन है वो सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर ना हो। ठीक है, इसके साथ ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए ताकि वे निष्पक्ष और तात्विक न्याय प्रदान कर सके। इससे जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो देखो, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर कोई भी देश है, सपोज दैट हमारा इंडिया के अंदर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, कानूनों को नहीं मानेंगे, ठीक है, न्यायपालिका नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि देश के अंदर जो आपका ये क्राइम जो है, ठीक है, जो अन्याय जो है, जो आपका क्राइम है, ये सारी चीजें क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। और उसी से फिर आपका जो शासन व्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी, एकदम भ्रष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और देश का भी जो संचालन है, देश जो अभी तक प्रगति की ओर चलता आ रहा है, वो भी ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए शासन को, लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ना देश में नियम होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक नॉर्मली एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि कोई क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासरूम में से आपके दो मॉनिटर बनाए गए हैं। अगर टीचर की एब्सेंस में वो दोनों मॉनिटर क्या कर रहे हैं, आपका क्लासरूम को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, वो जितने भी आपके मॉनिटर है, उनके नियमों को, उनके रूल्स को, क्लासरूम के रूल्स को मानने से मना कर दे, ठीक है, और टीचर भी आके उनके इस बिहेवियर पे उन्हें पनिशमेंट देना बंद कर दे, तो इससे क्या होगा, पूरा क्लासरूम जो होगा ना वो अपनी मनमानी करने लगेगा। और इससे क्या होगा कि बच्चों के बीच में झगड़े बढ़ सकते हैं, बच्चे इनडिसिप्लिन रहेंगे क्लासरूम के अंदर। तो ठीक वैसे ही क्या है कि हम हर किसी देश के लिए ना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वहां की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका में होनी चाहिए, और कानूनों का जो पालन है वहां पे सभी नागरिकों को, सभी संस्थाओं को पालन करना आना चाहिए, तभी हमारा जो शासन है वो सही हो पाएगा। ये नहीं कि शासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए, शासन को ये भी बताना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ना कानून से बढ़कर नहीं है। ठीक है, जो भी है कानून है, कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है। और इसके साथ ही आपकी जो न्यायपालिका है उसे भी स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, चाहे वो आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता हो, या कितने बड़े से बड़ा कोई भी एक्टर हो, आम व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए जो नियम कानून होने चाहिए, जो न्यायपालिका होनी चाहिए, वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, एकदम तात्विक होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जनता के अंदर ना न्याय व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा, और साथ में आपका लोकतंत्र भी जो है मजबूत होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना। देखो, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में ना ये भी पॉइंट जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक देश में अगर शासन व्यवस्था चल रही है, लोगों को यही नहीं पता कि वो उनके अधिकार क्या है, अगर वहां के नागरिक जागरूक ही नहीं है, तो क्या वहां पे जो शासन व्यवस्था है वो चलती रहेगी? अच्छे से नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ना नागरिकों को उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए उनके कर्तव्य कौन से हैं, उनके अधिकार कौन से हैं। ठीक है, तो विद्यालयों में ना नागरिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, मीडिया तथा सामाजिक मंच के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जब नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति समझते हैं तो वे लोकतंत्र में भी क्या कर रहे होते हैं, सक्रिय भागीदारी आपकी ले रहे होते हैं। तो देखो, ये सब हमें जागरूक कौन बनाएगा? नागरिकों को जागरूक कौन बनाएगा? सरकार के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति हमारी मीडिया और हमारी शिक्षा, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, हमें जागरूक बना रहे हैं, जागरूकता को बढ़ा रहे हैं। और जब हमारे अंदर जागरूकता बढ़ेगी, हमें पता होगा कि हमारी जिम्मेदारी कौन सी है, अधिकार कौन से है, तभी हम लोकतंत्र को क्या बना सकते हैं, सक्रिय भागीदारी उसमें हम अपनी निभा सकते हैं। उसी के साथ आपका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन। स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन होना बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। देखो, सुशासन
क्या करता है, जनता और सरकार के बीच में ना एक विश्वास पैदा करता है। कैसे पैदा करता है, देखो सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है ना, जनता के लिए बनाई जाती है, और ये पॉलिसी कैसे पता चलती है जनता को कि उनके द्वारा बनाई गई है, इसके बीच में जो काम करता है ना, वो हमारा मीडिया काम करता है। मीडिया और साथ में आपका सुशासन, ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रहे होते हैं, सरकार जो भी अपनी नीतियां निकालती है, जो भी पॉलिसीज निकालती है, वो जनता तक पहुंचाती है। तो सुशासन क्या कर रहा है, सुशासन के अंदर ना पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी एकदम सटीकता होनी चाहिए, एकदम सच्चाई होनी चाहिए। वो किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज से उनका पर्दा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छी बातें जो है, अच्छी नीतियां जो है, वो सरकार को बताई जा रही है, जनता को बताई जा रही है, वहीं बीच में आपका भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्ट नीति अपनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुशासन का मेन सिद्धांत क्या कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। गुड गवर्नेंस के अंदर, सुशासन के अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, तभी आपका लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। जब सरकार और प्रशासन और जनता के प्रति ईमानदार होती है, जवाबदेही होती है, तो इससे क्या होता है कि हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, ठीक है। कठोर कानून और प्रभावी निगरानी होती है अगर इस व्यवस्था के अंदर, तो उससे हमारा जो लोकतंत्र है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो सरकारी योजना और निर्णयों की जानकारी जो है वो जनता तक समय समय पर पहुंचनी चाहिए। इससे जनता का ना विश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि स्वच्छ और पारदर्शिता प्रशासन आपका होना जरूरी है। वो इसलिए होना चाहिए ताकि सरकार और प्रशासन जो है वो जनता के प्रति ईमानदारी से काम करे, जनता के प्रति जवाबदेही हो, और भ्रष्टाचार इससे जो होगा फिर वो आपका कम होगा, ठीक है। इसके बाद है 4th पॉइंट, जन भागीदारी को बढ़ावा देना। लोकतंत्र की सफलता जो है ना, वो नागरिकों की भागीदारी पे निर्भर करती है कि कितने नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो शासन को सुनिश्चित करना चाहिए जो भी वो चुनाव रखवा रहे हैं, जो भी इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, वो एकदम आपके निष्पक्ष हो। तभी सभी नागरिकों को जो मतदान करने का, जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करने का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो मिल पाएगी। इसी के अतिरिक्त अगर हम बात करें पंचायत की, नगर निगम की और स्थानीय संस्थाओं की, तो यहाँ पे भी लोगों की ना भागीदारी को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, और भी ज्यादा मोटिवेट किया जाना चाहिए, ताकि आपका लोकतंत्र प्रभावी और जनमुखी बनते, ठीक है। तो जन भागीदारी को बढ़ावा देना भी क्या है, हमारा लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। सपोज दैट अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि उन्हें मतदान करना चाहिए, या किस तरीके से हमारी सरकार जो है वो चलती है, किस तरीके से सरकार बनाई जाती है, लोकतंत्र देश में रह के, लोकतांत्रिक देश में रह के अगर लोगों को इस बारे में, अगर उनके अंदर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर कैसे हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत बन पाएगा। तो इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ना नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनकी भागीदारी कहाँ पर है। शासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी वो इलेक्शन करा रहे हैं वो एकदम निष्पक्षता के साथ कराए, ठीक है। किसी भी तरीके का उसमें घोटाला ना हो, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। चाहे आपका पंचायत स्तर पे कराएं चुनाव, चाहे वो आपका नगर निगम के चुनाव हो, या फिर आपके स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हो, तो सभी में लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो भागीदारी ले और हमारा जो लोकतंत्र है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो देखो, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो लोगों को यहाँ पे अधिकार होना चाहिए कि वो क्या करे, अभिव्यक्ति कर पाए, ठीक है। लोकतंत्र में ना अभिव्यक्ति का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। शासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए जो भी मीडिया है, पत्रकार है, नागरिक है, वो बिना किसी भय के अपने विचार को व्यक्त कर सके। स्वतंत्र मीडिया जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है तथा शासन को अधिक उत्तरदायी बनाती है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। तो देखो, हर व्यक्ति को ना, लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने विचारों को, शासन के प्रति जो भी उसके विचार है, जो भी उसके भाव है, वो व्यक्त करे स्वतंत्र रूप से, ठीक है। किसी भी तरीके का उसको कोई डर ना हो। तो चाहे फिर वो आपकी मीडिया हो, चाहे आपके पत्रकार हो, या फिर आपके आम नागरिक हो, इन सबको अधिकार है कि अपने विचारों की ये अभिव्यक्ति करें, यानी अपने विचारों को प्रस्तुत करें सरकार के सामने, जनता के सामने। तो स्वतंत्र मीडिया क्या करती है, जो हमारी मीडिया है वो क्या कर रही है, जनता और सरकार के बीच में ना एक सेतु का काम कर रही है, यानी एक फ्लाईओवर हम कह सकते हैं, या फिर एक ब्रिज का काम कर रही है, या एक सेतु का काम कर रही है। कैसे कर रही है, देखो, सरकार जो भी नीतियां बना रही है वो डायरेक्ट हमें, जनता को, हम तो नहीं जाके देख रहे ना वहाँ पे कि क्या नीतियां बन रही है, कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो जो जनता है ना, जनता को जागरूक करने में ना मीडिया का सबसे ज्यादा योगदान है, ठीक है। मीडिया क्या करती है, जनता की समस्या को सुनती है, ठीक है। जैसे आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, जितने भी ग्रामीण स्तर पे अगर कोई पत्रकार जाता है, वहां पे पता करता है कि वहां की स्थिति कैसी है, वहां पे पानी है, बिजली है या नहीं है, या रहन सहन कैसा है, तो वहां पे पत्रकार क्या कर रहा है, जनता की समस्या को सुन रहा है, समझ रहा है, और फिर वो क्या कर रहा है, सरकार के पास जाके अपील कर रहा है, ठीक है। सरकार के द्वारा सरकार को वहां पे वो बातें बता रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से सरकार जो जन कल्याण के लिए जो आपकी नीतियां बना रही है, पॉलिसी बना रही है, वो किसको बता रही है, मीडिया को बता रही है। तो इस तरीके से जो है ना, आपका जनता के लिए मीडिया और सरकार दोनों ही क्या कर रही हैं, सेतु का कार्य कर रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं
आपका छठा पॉइंट जो है वो है सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना। तो देखो लोकतंत्र का जो आधार है ना वो क्या है, हमारा न्याय होना चाहिए और समानता होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये दोनों ही हमारे एक बेसिक फाउंडेशन है। अगर लोकतंत्र में समानता नहीं है, न्याय नहीं है, तो दैट मीन्स कि वहां का जो शासन व्यवस्था है वो भी बहुत ज्यादा खराब होगी। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंदर समानता होनी चाहिए सभी के प्रति, चाहे वो अमीर गरीब हो, चाहे वो निम्न जाति हो, चाहे उच्च जाति हो, या फिर सामान्य वर्ग हो, सभी के लिए हमें समानता रखनी चाहिए और न्याय रखना चाहिए। तो सुशासन हमें ये भी बताता है कि चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जनजाति से आता हो, अनुसूचित जाति से आता हो, ठीक है, मध्यम वर्ग से आता हो, उच्च वर्ग से आता हो, या महिला है या फिर पुरुष है, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र हमें बताता है। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारी सामाजिक न्याय और समानता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर समान प्राप्त हो और सामाजिक न्याय व्यवस्था जो है आपकी स्थापना से लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है और सशक्त बनता है। यानी देखो मैंने आपको क्या बताया, समानता, समानता है तो सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी को एजुकेशन का राइट है, चाहे आपका स्वास्थ्य का हो, सभी को अपनी सेहत का जो है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। ठीक है, रोजगार के भी सभी को अवसर जो है आपके समान रूप से मिलने चाहिए। तो यहाँ पे लोकतंत्र जब मजबूत बनेगा जब हम सभी के लिए क्या रखेंगे, समानता रखेंगे। ठीक है, सभी के लिए हम सामाजिक न्याय रखेंगे, तभी हमारा जो लोकतंत्र है ना वो अधिक समावेशी और सशक्त बन पाएगा। ठीक है जी, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सुशासन की भूमिका। देखो सुशासन की भूमिका की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सुशासन के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी जनता को पता होना चाहिए कि सरकार जो है, हमारा जो शासन जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी जनता के प्रति सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, भागीदारी जनता की होनी चाहिए, और ज्यादातर कानून और शासन के अंदर ना समानता होनी चाहिए, ताकि आपका लोकतंत्र जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए, और भी ज्यादा मजबूत बन पाए। तो ये सिद्धांत क्या करते हैं, शासन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं, जनहित और विश्वसनीय बनाते हैं। तो सुशासन के माध्यम से ना नागरिकों और सरकारों के बीच में ना सहयोग भी बढ़ता है, विश्वास भी बढ़ता है, और यहाँ का जो वातावरण है वो भी आपका डेवलप होता हुआ दिखता है, यानी विकसित होता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रश्न के जो 7 पॉइंट्स थे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए कि हमारे जो शासन व्यवस्था जो है या लोकतंत्र जो है हमारा, उसको मजबूत करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं। तो देखो निष्कर्ष क्या कहता है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में ना जो आपका शासन है और जो सुशासन है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून का पालन करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जन भागीदारी, पारदर्शी प्रशासन, मीडिया की स्वतंत्रता तथा आपका सामाजिक न्याय जैसे जितने भी आपके लोकतंत्र के उपाय है ना, ये सारे उपाय क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को आपको मजबूत बना रहे हैं। जब हमारा शासन ईमानदार होगा, उत्तरदायी होगा, नागरिक केंद्रित होगा, तभी हमारा लोकतंत्र जो है वो और भी ज्यादा प्रभावी, और भी ज्यादा स्थायी और जन कल्याण बन सकता है। ठीक है जी, आई होप ये प्रश्न नंबर 1 जो है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है कि संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो संविधान है, संविधान को चलाने का जो ढांचा है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो शासन है, शासन में जितने भी हमारे राज्यकर्ता हैं उनकी क्या भूमिका होती है। वही ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमारा जो शासन व्यवस्था जो है भारत की, संविधान के अंतर्गत जो आती है आपकी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सबकी भूमिका हमें बतानी है। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो परिचय क्या कहता है कि संविधान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है किसी भी देश का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक फुटबॉल मैच जो होता है या एक जो क्रिकेट जो होता है ना, एक गेम को चलाने के लिए जैसे आपके रूल्स जरूरी होते हैं, वैसे संविधान जो है किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है जी, ये क्या करता है संविधान, आपके राज्य की संरचना को बताता है, स्ट्रक्चर को बताता है किसी भी देश की, वहां की शक्तियों को क्या करता है, बांटता है, वितरण करता है, नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि हाँ हमारे देश के जो नागरिक है उनके ये अधिकार है, उनकी ये ड्यूटीज है, उनके ये कर्तव्य है। ठीक है जी, संविधान हमें ये भी बता रहा है। और भारतीय संविधान शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ना हमें एक स्पष्ट ढांचा जो है वो दिया गया है। संविधान के सफल संचालन में आपकी जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और अन्य जो राज्यकर्ता है ना, इनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से क्या हो रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य जितने भी है ना हमारे, उनकी रक्षा भी हो रही है और जनहित शासन जो है आपका वो यहाँ पे वो भी सुनिश्चित हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि परिचय हमें क्या बता रहा है, परिचय में मैंने आपको क्या बताया कि देखो शासन व्यवस्था क्या है कि किसी भी गेम को चलाने के लिए जब हम रूल डिसाइड करते हैं, ठीक है, और
आपस में सभी के कर्तव्यों को बांटते हैं, ठीक है, रूल्स को बांटते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा गेम को सफल बनाता है, गेम अच्छे से निष्पक्ष रूप से हम जीत सकते हैं, कोई भी चीटिंग नहीं करता। ठीक उसी तरीके से जो आपका संविधान होता है ना, वो किसी भी देश को चलाने में एक कानूनी दस्तावेज होता है, जहाँ पे आपके जितने भी कानून होते हैं वो लिखित रूप से होते हैं, ठीक है जी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अगर संविधान ही नहीं होगा तो कोई भी देश जो है वो सुचारू रूप से वहां पे शासन नहीं कर पाएगा। तो भारत के अंदर भी ना शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ना आपको संविधान का एक स्पष्ट ढांचा दिया गया है, जिसके अंदर आपको 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है शासन व्यवस्था को, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों ही क्या है, जितने भी हमारे राज्यकर्ता होते हैं ना, इनके अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में ना हमारे जितने भी राज्यकर्ता होते हैं उनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनके माध्यम से हम जितने भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं हम उनकी रक्षा कर सकते हैं और शासन को चला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे प्रश्न का मुख्य भाग। तो प्रश्न के मुख्य भाग में यहाँ पे मैंने पहला जो पॉइंट लिया है उसको एक्सप्लेन करा है कि भारत में संविधान के संचालन का ढांचा। संविधान के संचालन के ढांचे की बात करें तो संविधान को चलाने के लिए एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक सुव्यवस्थित सिस्टमैटिक रूप से एक स्ट्रक्चर होता है, सुव्यवस्थित ढांचा जो होता है आपका वो तैयार किया जाता है। तो इस ढांचे का जो उद्देश्य होता है वो शासन की विभिन्न संस्थाओं के बीच में बैलेंस बनाए रखना होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी ज्यादा इफेक्टिव रूप से चलाना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान का संचालन ढांचा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विधायिका की भूमिका क्या होती है। देखो, विधायिका क्या है, आपकी कानून बनाने वाली एक संस्था है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक क्लासरूम के अंदर आपकी जो क्लास टीचर है, ठीक है, वो क्या करती है, क्लास के रूल्स बनाती है, वैसे ही आपकी विधायिका क्या है, किसी भी देश को चलाने में विधायिका की क्या भूमिका होती है, विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। कानून बनाने वाली आपकी संस्था होती है जिसमें आपकी संसद और राज्य विधानसभा के जितने भी कानून होते हैं उनका निर्माण कराया जाता है। ये तय करता है कि देश और राज्य में किस प्रकार के नियम होने चाहिए और कानून होने चाहिए। विधायिका जो है वो जनता की आकांक्षाओं को कानूनों के माध्यम से व्यक्त करती है, ठीक है। तो विधायिका यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही है, कानून बना रही है, ठीक है। कानून बना के तैयार करती है ताकि देश और राज्य दोनों में किस प्रकार के आपके नियम होने चाहिए हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका क्रिकेट और फुटबॉल टीम है, ठीक है, क्रिकेट है और एक फुटबॉल गेम है, उन दोनों में ही जैसे आपके रूल्स अलग अलग होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्रिकेट टीम के रूल्स कौन से हैं, प्लेयर्स को पता होता है, और फुटबॉल टीम के रूल्स कौन से हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपकी विधायिका की जो भूमिका है ना, वो भी क्या है कि देश और राज्य, ठीक है, कंट्री और स्टेट में कौन से नियम होने चाहिए, कौन से कानून होने चाहिए, वो कौन बताता है, आपकी विधायिका बताती है। और विधायिका क्या करती है, ज्यादातर वो जनताओं की आकांक्षाओं को ही कानूनों के माध्यम से व्यक्त करती है, यानी जनता जो चाहती है वो उसे कानूनों के माध्यम से उतारती है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की भूमिका। देखो, कार्यपालिका क्या है आपकी, ये कानूनों को लागू करती है, ठीक है। विधायिका क्या कर रही है, कानून बना रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, उसे अप्लाई कर रही है। तो अप्लाई करने के लिए आपके जितने भी मंत्री परिषद होते हैं ना, चाहे आपके वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो या फिर आपके मंत्री परिषद हो, इन सबको शामिल किया जाता है। कार्यपालिका के अंदर नीतियों का निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि आपका जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो चल सके। शासन की योजनाओं को लागू करना तथा प्रमुख जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। यानी विधायिका ने क्या करा, रूल्स बना दिए, ठीक है, उसको अप्लाई किसने करा, कानून ने अप्लाई करा, ठीक है, न्यायपालिका ने अप्लाई करा उन कानूनों को। और इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिषद, ये सभी इसके अंदर आपके शामिल होते हैं। और कार्यपालिका नीतियों को इस तरीके से बनाती है कि आपका जितने भी प्रशासन के जो काम है ना वो चल सके, और जो भी आपकी शासन योजनाएं हैं उनको हम लागू कर सके, इसमें उनकी प्रमुख जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की भूमिका। तो देखो, यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा, विधायिका क्या कर रही है, कानून बना रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, उसे अप्लाई कर रही है, और न्यायपालिका का क्या काम होता है कि हम जो भी कानून अभी तक बनाया गया है, जो भी लागू किया गया है, वो ढंग से उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली न्यायपालिका क्या कर रही है, कानूनों की व्याख्या कर रही है कि संविधान की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये दोनों ही क्या है, आपकी न्यायपालिका के प्रमुख अंग है, जो दोनों ही क्या सुनिश्चित कर रहे हैं कि संविधान और कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ठीक है, नागरिकों को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो न्यायपालिका की ये भूमिका होती है संविधान के अंदर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका। तो देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों ही क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये क्या करते हैं, विधायिका के निर्णयों को अनुमति देते हैं, ठीक है, कार्यपालिका को संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, शासन व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं मंत्री
प्रधानमंत्री और आपका मंत्री परिषद की क्या भूमिका होती है संविधान के अंदर। तो देखो मंत्री जो है आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री है और जो आपके मंत्री परिषद जो है ये शासन के अंदर ना वास्तविक कार्यकारी अंग होते हैं। ये क्या करते हैं, नीतियों को बनाते भी हैं और प्रशासनिक निर्णय भी लेते हैं। ठीक है, विभिन्न योजनाओं को चलाते भी हैं और शासन के प्रति स्तर पर किस तरीके से आपको विकास कार्य करने हैं, किस तरीके से आपको डेवलपमेंटल जो आपके वर्क है वो किस तरीके से आगे बढ़ाने हैं, ये भी कौन डिसाइड करता है, आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रशासनिक अधिकारी और नौकरशाही की भूमिका। तो देखो प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो आपके नौकरशाही सरकार है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, नीति और कानूनों को व्यवहारिक रूप से लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक में आपके जितने भी अधिकारी हैं, चाहे आपके वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, ये जितने भी आपके फोर्सेज में आते हैं ना, ठीक है, वो सब क्या कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो आपने सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहां की प्रशासन कार्य जितने भी हैं वहां पे व्यवस्थित है, उनमें पारदर्शिता है या प्रभावी है या नहीं है। तो सरकारी योजनाओं को ना जनता तक पहुंचाने में इनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला है कि संवैधानिक संतुलन और नियंत्रण। तो देखो संविधान की जो व्यवस्था है ना, इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में अगर संतुलन है, इन तीनों की शक्तियों के बीच में एक बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ये संतुलन किसी एक संस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने से रोकता है, यानी किसी भी, ये जो तीन हमने संस्थाएं पढ़ी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर इनकी शक्तियों के बीच में एक बैलेंस है ना, तो वो अच्छा बैलेंस है। क्यों है, क्योंकि अगर किसी एक के पास ही अधिक शक्ति हुई तो उनका जो शक्तिशाली होना है ना वो बन जाएगा। मतलब अगर किसी एक संस्था को ज्यादा अधिक शक्तिशाली बनने से ये क्या करता है, रोकता है। इसलिए नियंत्रण होना जरूरी है संवैधानिक रूप से, इसी से हमारा जो लोकतंत्र शासन है वो मजबूत बनता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र और जनहित की रक्षा। तो देखो राज्यकर्ता का क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि संविधान के अनुसार शासन चलाना, नागरिकों के हितों के लिए कार्य करना, उनके हितों की रक्षा करना और सभी संस्थाओं को ना जिम्मेदारियों का और ईमानदारियों से निर्वहन करना। तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है और जनता जो है वो शासन व्यवस्था पर विश्वास बनाए रहती है। इसी के साथ हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि जो संविधान का जो संचालन का जो ढांचा है, यानी जो हमारा संवैधानिक ढांचा जो है, वो राज्यकर्ताओं की भूमिका और भारतीय लोकतंत्र की क्या है, एक आधारशिला है, एक फाउंडेशन है, जिसमें आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों ही मिलकर शासन व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, न्यायपूर्ण बनाते हैं और संतुलित बनाते हैं। इसके अंदर आपके जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री परिषद हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप शासन चलाने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसीलिए संविधान के प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिए, उत्तरदायित्व रखना चाहिए, तभी हमारा जो सुशासन है और जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो पाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की कार्य प्रणालियों का एक मूल्यांकन कीजिए। यानी भारत में आपकी जितनी भी पंचायती राज की संस्थाएं जो है वो किस तरीके से काम करती हैं, ये हमें बताना है। वहीं आपसे ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं ग्रामीण विकास के लिए जो भी आपकी पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, हमें ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पंचायती राज प्रणाली जो है ना वो भारत में स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र है ना वहां पे लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जनता की भागीदारी के माध्यम से ही विकास कार्य बनाना और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 1992 यानी 1992 के माध्यम से ये आपका क्या था, एक संशोधन किया गया था संविधान के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि जितनी भी आपकी पंचायती राज की जो संस्थाएं है ना वो संवैधानिक उनको दर्जा दिया गया था। यानी पंचायती राज संस्थाएं जो भी है आपकी वो संवैधानिक रूप से इनको यहाँ पे दर्जा मिल गया था। ये संस्थाएं मिलकर क्या कर रही है कि जो भी आपका ग्रामीण विकास है, स्थानीय प्रशासन है, जन कल्याण है, इन सारी चीजों के लिए ये योजनाएं बनाती हैं, प्लानिंग बनाती है और उनको अप्लाई करती है, उनका एप्लीकेशन करती है, या फिर हम कह सकते हैं उनका क्रियान्वयन करती है, उन्हें चलाती है सुचारू रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली जो है भारत के अंदर वो ग्रामीण स्तरों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये संस्थाएं ग्रामीण विकास में, स्थानीय प्रशासन में और जन कल्याण योजनाओं के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली होती है वो ग्रामीण विकास पर आधारित होती है। सबसे ज्यादा इनका जो ध्यान होता है, योगदान जो होता है वो ग्रामीण विकास को ध्यान में रख के किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के मुख्य भाग की। तो देखो प्रश्न के मुख्य भाग में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। तो पंचायती राज संस्थाओं को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लोकतंत्रों को गांव तक भी पहुंचाया जाए।
ठीक है, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाया जाए और ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से जितने भी आपके ग्रामीण नागरिक है उन्हें डायरेक्ट शासन प्रक्रिया में भाग वो ले, ठीक है, लोग जो है उनका जो प्रतिनिधित्व है वो चुनाव स्वयं कर सके, स्थानीय समस्या के समाधान में लोग अपना योगदान दे सके और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है और जनता और प्रशासन के बीच में संबंध भी आपके मजबूत होते हैं। तो देखो बेसिकली जो आपकी पंचायती राज संस्था है ना, इनको क्यों बनाया गया, ताकि आपका जो लोकतंत्र है वो ग्रामीण एरिया तक भी पहुंचाया जाए, गांव तक भी पहुंचाया जाए और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जितने भी आपके गांव के जो नागरिक है उन्हें बताया जाए कि शासन प्रक्रिया में हम कैसे भाग लेते हैं, किस तरीके से आपके चुनाव होते हैं, किस तरीके से भाग लिया जाता है, ताकि लोगों को पता चले, ताकि लोग प्रतिनिधित्व कर पाए कि वो चुनाव जो है वो किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है, और स्थानीय समस्याओं का हम समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब आपका कौन बताता है, पंचायती राज संस्थाएं आपकी यहाँ पे बताती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना। जितनी भी आपकी पंचायती राज संस्थाएं है ना, ये सरकारी योजनाएं जो भी होती हैं उन्हें गांव तक पहुंचाती हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं क्या कर रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि सरकार के द्वारा जितनी भी आपकी योजनाएं बनाई गई उन्हें गांव तक पहुंचाना। जैसे आपका मनरेगा जो है इसमें बताया गया था, ये गरीबों के लिए, मतलब जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो निम्न वर्ग के हैं, ठीक है, उनके लिए मनरेगा चलाई गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और जैसे ही जितने भी हमारी और भी योजनाएं हैं जो विकास के हित में कार्य करती हैं, इन सबको कहाँ पे पहुंचाया जाता है, पंचायतों के माध्यम से गांव तक पहुंचाया जाता है। पंचायतें जो होती हैं वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार काम करती हैं। इससे जो आपका ग्रामीण क्षेत्र जो है ना, उसे आर्थिक और सामाजिक विकास में भी उसकी मदद मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे पंचायती राज संस्थाएं क्या कर रही है कि गांव का डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उनको प्रगति दिलाने के लिए ही ये कार्य करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। स्थानीय समस्या जैसे पंचायतें जो होती है ना, वो स्थानीय स्तर पर, जैसे आपकी सड़क खराब है, ठीक है, पेयजल है, गंदा पानी है, स्वच्छता की कमी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सारी समस्याओं को देखती है, उन समस्याओं का समाधान करती है और उस पर कार्य करती है। तो पंचायती स्थानीय क्या करती हैं, पंचायतें क्या करती हैं, पंचायती राज जो आपकी संस्थाएं होती हैं वो ग्रामीण स्तर पर जितनी भी आपकी समस्याएं होती हैं उनको देखती हैं, उन समस्याओं का समाधान करती हैं और उस पर कार्य करती हैं। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व गांव की वास्तविक आवश्यकताओं को और समस्याओं से बहुत अच्छे से परिचित होता है। स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी जो भी आपका वहां पे जो पार्टिसिपेट है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से उन्हें पता होता है कि गांव में बेसिकली किस चीज की आवश्यकता है, कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो होते हैं आपके प्रभावी निर्णय लेने में ये लोग सक्षम होते हैं और गांव की जनता की जो भी समस्याएं होती हैं उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, शीघ्र उसका समाधान हम संभव कर पाते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि जन भागीदारी को बढ़ावा देना। तो देखो पंचायती राज व्यवस्था क्या कर रही है कि जितने भी आपके गांव के लोग हैं ना, उनका शासन और उनका विकास दोनों में ही भाग लेने के अवसर प्रदान कर रही है, ठीक है। गांव में क्या होती है, आपकी ग्राम सभा होती है, ठीक है। ग्राम सभा की जो बैठकें होती है ना, इसमें नागरिक अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, अपना अपना सुझाव देते हैं और अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए गांव के अंदर आपकी ग्राम सभाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर ना जन भागीदारी बढ़ती है, लोग सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, अपनी फीडबैक बताते हैं, बिना किसी डर के उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो और भी ज्यादा लोकतांत्रिक बन जाती है। जन भागीदारी बढ़ेगी तभी आपका जो विकास के जो कार्य है ना, उसमें पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी और सरकार की भी जवाबदेही देखने को मिलेगी। यानी हम भ्रष्टाचार को, भेदभाव को हम यहाँ पे कम होता हुआ देख सकते हैं अगर हमने जन भागीदारी को बढ़ावा दिया तो, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। देखो जितनी भी आपकी महिलाएं हैं, ठीक है, जितने भी कमजोर वर्ग है, इनका भी सशक्तिकरण किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में जो भी आपकी महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या की जाती है, यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, यानी उन्हें भी एक अवसर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी आपके वर्ग होते हैं ना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उन्हें प्राप्त होता है। अब क्या हुआ कि अब निर्णय लेने की जो आपकी पूरी प्रक्रिया है, इसमें एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, यानी महिलाओं की और कमजोर वर्गों की भी यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशासन में विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण क्या है, देखो पंचायती राज प्रणाली में ना जो आपकी प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, स्थानीय स्तर तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है, पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। और इसके अंदर जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, जनहित बनाने के लिए, जो आपकी स्थानीय निकाय की जो आवश्यकताएं होती है, उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है। उनका योजनाओं को बनाना, उनको अप्लाई करना, इसी से हम क्या देखते हैं, शासन में कितनी दक्षता है, यानी हमारा शासन जो है वो कितना मजबूत है, कितना दक्ष है,
ठीक है, कितना एबल है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, शासन के अंदर हमें विकेंद्रीकरण दिखाती है। वहीं 7 पॉइंट की बात करें तो वित्तीय संसाधनों की कमी। अब देखो इतनी सारी हमने बातें तो बोल दी कि हाँ इस तरीके से पंचायती राज कार्य करती है, पंचायती राज संस्था इस तरीके से काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कब आती है पंचायती राज संस्थाओं के सामने, वित्तीय संसाधनों की। ठीक है, सपोज दैट कि कोई एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल हमने बना लिया, हमने सारी प्लानिंग कर ली कि किस तरीके से हमें स्कूल बनाना है, कैसे चलाना है, कौन से स्टूडेंट कितने आएंगे पढ़ने, ठीक है, इस तरीके से पूरी हमने प्लानिंग कर ली। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं स्कूल का, वहां पे हमें पैसों की नीड है। जब हमारे पास पैसों की कमी होगी, वित्तीय संसाधन हमारे पास कम होंगे, तो हमें स्कूल चलाने में कठिनाई आ सकती है। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपकी पंचायती राज संस्थाएं है ना, इनके सामने सबसे मेन चुनौती क्या है, वित्तीय संसाधनों की कमी। यानी ग्रामीण स्तर पर ये कार्य करने के लिए तैयार तो है, लोगों का विकास करने के लिए तैयार तो है, लेकिन इनके सामने वित्तीय संसाधन जो है उनकी कमी जो है वो बहुत ज्यादा चुनौती का कार्य कर रही है। ठीक है, पंचायतों के पास विकास कार्य को करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ठीक है, जितने पैसे होने चाहिए, जितना सफिशिएंट इनके पास मनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। इसी के कारण जो हमारी योजनाएं होती है ना ग्रामीण स्तर पर, कई बार अधूरी रह जाती है। ठीक है, और जितने हम मतलब कुछ अधूरी भी रह जाती है, कुछ ऐसी होती है जिसका हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता, अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए वित्तीय निर्भरता जो है वो पंचायतों की कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ी चुनौती है पंचायती राज संस्थाओं के सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी। कई बार क्या होता है, स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीति क्या करती है, जो आपकी पंचायतें होती है इनके कार्यों को प्रभावित करती है। क्यों करती है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ना जितनी भी आपकी विकास योजनाएं होती है ना, वो निष्पक्ष क्रियान्वयन में बाधित हो सकती है। जनहित की बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता यहाँ पे मिलने लगती है, और परिणाम स्वरूप पंचायत जो है, इनका जो प्रभाव जो है पंचायतों पे हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ 9th पॉइंट क्या कहता है कि कुशल नेतृत्व और प्रशिक्षण का अभाव। यानी पंचायतों में ना जो आपके योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी प्रतिनिधि जो हैं, ठीक है, उनकी कमी हमें देखने को मिलती है। यानी पंचायत के अंदर जितने भी आपके कैंडिडेट है, चाहे वो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी देखने को मिलती है हमें, और उनके पास ट्रेनिंग की कमी देखने को मिलती है, उनकी योग्यता जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से चुनौती है। कुशल नेतृत्व और प्रशिक्षण के अभाव के कारण भी क्या हो रहा है कि जो आपके पर्याप्त प्रशिक्षण ना मिलने के कारण जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है, जो वित्तीय कार्य है, वो भी क्या हो रहे हैं, प्रभावी ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। तो इससे योजनाओं में ना क्रियान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 पॉइंट की। 10th पॉइंट क्या कहता है हमसे कि पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती। ठीक है, 10th पॉइंट हमसे कहता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती भी जो है वो पंचायतों के सामने बहुत ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता की कमी है। ठीक है, और पंचायतों की जो कार्य प्रणाली है इससे वो भी प्रभावित हो रही है। विकास योजनाओं में आपकी अनियमितता हमें देखने को मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, जनता के बीच जो सरकार के प्रति जो उनका विश्वास है जनता के प्रति, वो बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए पंचायतों के अंदर ना जवाबदेही होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि आपका जो विकास कार्य जो है वो अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो देखो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं जो आपकी पंचायती राज्य प्रणाली है ना, वो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने जो आपके स्थानीय स्वशासन है, जन भागीदारी है, सामाजिक सशक्तिकरण है, इन सबको प्रोत्साहित करा है। यद्यपि वित्तीय साधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व की कमजोरी, पारदर्शिता की चुनौती और कार्य प्रणाली को भी ये प्रभावित करती है, फिर भी उचित प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन, जवाबदेही सुनिश्चित करके इन समस्याओं को हम दूर किया जा सकता है। यदि पंचायती राज संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य करे तो ग्रामीण भारत में सशक्त लोकतंत्र और समृद्धि की आधारशिला बन सकती है। तो बेसिकली निष्कर्ष क्या कहता है, कंक्लूजन देखो, पंचायती राज प्रणाली जो है ना वो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने का भी काम कर रही है। कहाँ पे काम कर रही है, ग्रामीण स्तर में, ग्रामीण विकास को बढ़ावा भी दे रही है, लोकतंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करने का भी कार्य कर रही है। इससे क्या हो रहा है, वहाँ का स्थानीय जो शासन है वो अच्छे से हो पा रहा है, जन भागीदारी बढ़ रही है, सामाजिक सशक्तिकरण को भी ये प्रोत्साहित कर रही है पंचायती राज प्रणाली। तो अब क्या है, ये सारी चीजें तो पंचायती राज प्रणाली कर रही है, लेकिन इनके सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे आपका वित्तीय संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है, नेतृत्व की कमजोरी, पारदर्शिता, ये चुनौती जो है आपकी राज्य पंचायती राज प्रणाली में हमें देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, कई बार भारत में जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अगर हम कार्य करें तो हमें इन सबको ना, जितनी भी हमारी चुनौतियां हैं, इनको पार करना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र जो है वो सशक्त बन पाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी ज्यादा आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि कॉर्पोरेट शासन की अवधारणा और उसके सिद्धांतों का वर्णन करो। ठीक है, या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉर्पोरेट शासन में आपकी पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता के महत्व को बताओ। ठीक है, तो बेसिकली हमें कॉर्पोरेट शासन की जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके प्रिंसिपल्स है, उनको ही एक्सप्लेन करना है। तो चलो समझते हैं। कॉर्पोरेट शासन की बात करें, ठीक है, यानी जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उन नियमों को, उन प्रक्रियाओं को और व्यवस्थाओं से है जिनके माध्यम से किसी कंपनी का संचालन और नियंत्रण किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने हितधारकों को, जैसे आपके शेयर धारक हैं, कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, निवेशक हैं, और समाज के प्रति जो है वो उत्तरदायी रहे। यानी कॉर्पोरेट शासन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ ऐसे रूल्स को बनाया जाता है, कुछ ऐसी व्यवस्था को बनाया जाता है ताकि उस कंपनी के जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो आपके शेयर अधिकारी हो, ठीक है, चाहे आपके कर्मचारी हो, चाहे आपके ग्राहक हो, चाहे आपके निवेशक हो, वो समाज के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। ठीक है जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट शासन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें वर्तमान में आधुनिक व्यापारिक वातावरण में अगर कॉर्पोरेट शासन की बात करें, तो इसका महत्व जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कॉर्पोरेट शासन का, कि हम कंपनी के अंदर ना पारदर्शिता लेकर आए, जवाबदेही लेकर आए, नैतिकता लेकर आए, कुशल प्रबंधन को हम बढ़ावा दें। तभी हमारा जो मजबूत कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था है वो कंपनी की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सफलता को क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है। अब समझते हैं हम इसके मुख्य भाग को। तो देखो, मुख्य भाग की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे क्या है कि कॉर्पोरेट शासन की अवधारणा। कॉर्पोरेट शासन वो व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से कंपनी का जो प्रबंधन है वो किया जाता है, यानी कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है कॉर्पोरेट शासन से, और कंपनी के जितने भी उद्देश्य हैं, निर्णय है, कार्य है, उनको एक सही डायरेक्शन दी जाती है। इसके जितने भी आपके, इसके अंतर्गत जो भी आपके निर्देशक मंडल है, ठीक है, यानी आपका जो भी डायरेक्टर टीम है, जो आपका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जितने भी आपके हितधारक हैं, इनके बीच का ना एक रिलेशन हमें बताया जाता है। ठीक है, इससे कंपनी को ना चलाने में आपकी एक सिस्टमैटिक और प्रभावी तरीका हमें मिलता है। यानी कॉर्पोरेट शासन बेसिकली वही है जब कंपनी का जो मैनेजमेंट हम करते हैं, उसके लिए जो रूल्स बनाते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो कार्य करते हैं, वही आपका कॉर्पोरेट शासन कहलाता है। कॉर्पोरेट शासन कंपनी को सही उद्देश्य, सही निर्णय, सही कार्यों के लिए भी प्रेरित करता है। इसके अंदर जो भी उनका पूरी जो टीम आती है, ठीक है, चाहे आपका वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका डायरेक्टर हो, ठीक है, या फिर आपके जो हितधारक है वो हो, इन सबके बीच में एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इससे आपकी कंपनी जो है वो सुचारू रूप से और भी अच्छे से चलती है और व्यवस्थित और प्रभावी बनती है। अब ये देखो, कंपनी के अंदर जो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, वो क्या होती है? तो देखो, पारदर्शिता आपके कॉर्पोरेट शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि कंपनी को अपनी नीतियां, वित्तीय स्थिति और निर्णयों को सही जानकारी हितधारकों तक पहुंचाना होता है। इससे जो भी आपके निवेशक होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, जनता और कंपनी दोनों पर ही विश्वास बना रहता है, जिससे आपकी पारदर्शिता की वजह से भ्रष्टाचार कम होता है, अनियमितता भी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी पारदर्शिता यहाँ पे जरूरी होती है। वहीं अगर हम बात करें जवाबदेही की, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी के नाम से जानते हैं, तो कॉर्पोरेट शासन में ना प्रत्येक अधिकारी जो होता है वो प्रबंधक और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। निर्देशक मंडल और प्रबंधन को अपने निर्णय लेने, कार्य करने और उचित ढंग से यहाँ पे स्पष्ट करना होता है। यानी बेसिकली जवाबदेही होना पड़ता है जो भी वहां का जो कार्य है कंपनी का, उसके प्रति। अब हम बात करते हैं नैतिकता की। तो देखो, कॉर्पोरेट शासन जो है ना, नैतिकता इसके अंदर उसकी एक फाउंडेशन होती है, एक आधारशिला होती है। कंपनी को सभी कार्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, और नैतिक आचरण जो है ना, वो कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। ठीक है, ग्राहक और जो आपके निवेशक है, इनके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, ताकि दीर्घ काल तक हमें कंपनी को जो है आगे ले जाने में सफलता मिलती रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्पक्षता। निष्पक्षता यानी फेयरनेस। कॉर्पोरेट शासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है आपका? फेयरनेस होना चाहिए। सभी कंपनी को सभी हितधारकों के प्रति सम्मान होना चाहिए, न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, किसी भी समूह, किसी भी व्यक्ति के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से ही आपका संगठन जो है विश्वास और सहयोग का वातावरण बना रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हितधारकों के हितों की सुरक्षा। तो देखो, कॉर्पोरेट शासन हमें यह भी बताता है कि कंपनी केवल आपके शेयर धारकों के हितों के लिए ही काम नहीं कर रही है, बल्कि जो आपके कर्मचारी है, जो ग्राहक है, जो आपूर्ति करता है, समाज के हितों के लिए भी यहाँ पे रक्षा की बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो संगठन है, समाज है, इनके बीच में एक सकारात्मक आपको संबंध देखने को मिल रहा है, और हितधारकों के जो हित है
उनकी रक्षा भी कंपनी की स्थिरता को भी यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। तो हितधारकों की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, ये हमें कौन बताता है? कॉर्पोरेट शासन बताता है। वही हम बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो इसमें क्या बोला गया है कि प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन, यानी इफेक्टिव आपका जो नेतृत्व है वो होना चाहिए, ठीक है, और प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, मजबूत कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था तभी आपकी प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देती है जब आपके निर्देशक मंडल कंपनी का जो प्रबंधन है, जो उसके उद्देश्य है और उसकी जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाए। अच्छा नेतृत्व संगठन के अंदर जो आपकी कार्य क्षमता होती है, ठीक है, जो वहाँ का जो वर्क एबिलिटी होती है, जो वहाँ का कंपटीशन होता है, इन सबसे ही क्या होता है, कंपनी को विकास की दिशा मिलती है, यानी कंपनी का डेवलपमेंट हो पाता है। वहीं अगर हम बात करें जोखिम प्रबंधन की यानी रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है आपका कि कॉर्पोरेट शासन का उद्देश्य सिर्फ कंपनी के सामने आने वाली जोखिमों को पहचानना नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो ये भी कहता है कि हमें उस समय किस तरीके से उचित प्रबंधन करना है, यानी किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना है। इससे जो आपके वित्तीय और प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको समय रहते ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपके जितने भी जोखिम है, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को क्या कर रहे हैं, स्थिर बनाने में और उनको सुरक्षा देने में सहायता कर रहे हैं। वही बात करें पॉइंट नंबर 9 की, कानूनी और नियमित अनुपालन, तो कंपनी को कानून और नियमों का पालन करने के लिए भी कौन बता रहा है? कॉर्पोरेट शासन बता रहा है। कॉर्पोरेट शासन ये भी बता रहा है कि संगठन जो है आपके वो कानूनी उत्तरदायित्व को कैसे बनाए रखेंगे, किस तरीके से वैध गतिविधियों को यहाँ पे वो शामिल करेंगे, इससे कंपनी की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है कि सतत विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉर्पोरेट शासन केवल आपको लाभ कमाने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक और पर्यावरण जिम्मेदारियों पे भी ये जोर देता है। कंपनियों को समाज के विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना चाहिए। इससे संगठन की जो सकारात्मक छवि है ना वो बनी रहती है और आपका सतत विकास को भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो एंड में कंक्लूजन क्या कहता है कि जो आपका कॉर्पोरेट शासन जो है वो किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सफल और उत्तरदायी संचालन के लिए जरूरी होता है। यानी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ये कॉर्पोरेट शासन जो है आपका वो जरूरी होता है। इसके अंदर हमने अभी पारदर्शिता पढ़ी, जवाबदेही पढ़ी, नैतिकता पढ़ी, निष्पक्षता पढ़ी, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, हितधारकों की सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। और एक कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था सिर्फ कंपनी को कार्य क्षमता नहीं बताती, सिर्फ उसे लाभ नहीं देती, बल्कि समाज में और आर्थिक, हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में, यानी इकोनॉमिक का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको भी इंपॉर्टेंट बनाने में योगदान देती है। इसलिए आपकी आधुनिक व्यापारिक संगठनों के लिए यहाँ पे कॉर्पोरेट शासन जो है वो जरूरी होता है। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे भारत में ना सूचना संचार प्रौद्योगिकी की पहलों को उजागर कीजिए, यानी आपका जो आईसीटी जो है इसका क्या, कौन कौन सी पहले हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है भारत के अंदर, हमें ये बताना है। और दूसरा प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस के विकास में जो आपका आईसीटी है इसका रोल क्या है। तो बेसिकली दोनों में हमें क्या बताना है, आईसीटी की पहलों को बताना है, इसकी भूमिका को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आईसीटी होता क्या है। देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसीटी बोलते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये क्या करती है, जो आपका आधुनिक शासन जो है अभी प्रेजेंट में जो आपका शासन व्यवस्था है उसको बनाने में ना एक महत्वपूर्ण भूमिका, उसको बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? देखो, सरकार और नागरिक इन दोनों को ही ये तेज और पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं देती है। भारत में प्रशासन को और भी ज्यादा ये उत्तरदायी बनाती है। कुशल और नागरिक केंद्रित भी बनाने का काम कौन करता है, आपका आईसीटी करता है। ठीक है, तो आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी बेसिकली क्या कर रहा है, वर्तमान समय में तेज, पारदर्शी, प्रभावी सेवा यहाँ पे हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस भी क्या है, इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से जितनी भी आपकी सरकारी सेवाएं हैं ना, जितने भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे उपलब्ध कराए गए। ई गवर्नेंस मीन्स आप घर बैठ के ही अपने जो भी कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रशासनिक प्रक्रिया इससे सरल हुई है, नागरिक और सरकारों के बीच की जो दूरी है वो कम हुई है। अब हम समझते हैं आपका ई गवर्नेंस की अवधारणा। ई गवर्नेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि शासन और प्रशासनिक कार्यों में जो आपकी सूचना है, जो संचार है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकारी सेवाओं को ना और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना, उन्हें पारदर्शी बनाना और उन्हें सुलभ बनाना, यानी सभी के लिए इजी बनाना। और ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपनी विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी हमें गति देखने को मिलती है और दक्षता आती है। जैसा मैंने आपको बताया, ई गवर्नेंस मीन्स कि आप घर बैठे ही अपना सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है,
और अपने प्रशासनिक कार्यों को कर सकते हैं। उसके बाद है आपका डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया पहल भी जो है आपका ये आईसीटी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या बोला गया था कि जितने भी आपके सूचना जो भी आपके इसके जो उद्देश्य था ना डिजिटल इंडिया पहल का, वो क्या था कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और समाज में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना। इस कार्यक्रम में क्या हुआ था, जो भी आपका इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी थी ना, जितनी भी आपकी डिजिटल सेवाएं थी, उनको ऑनलाइन शासन के द्वारा बढ़ावा दिया गया और ई गवर्नेंस को भी इससे एक नई दिशा मिली। वही बात करें हम ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का विस्तार, तो देखो इसका भी आईसीटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है? क्योंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाओं को हम ऑनलाइन ही उपलब्ध कराया गया है। नागरिक अब अपना प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, भुगतान, ये सारी सेवाएं ही अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा समय और संसाधन दोनों की ही बचत हो रही है और साथ में सरकारी कार्यालयों पे हमें निर्भरता जो है बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने से भी हम क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पारदर्शिता में वृद्धि। देखो ई गवर्नेंस और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच में ना पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सरकारी योजना, बजट, निर्णय, ये सारी जानकारी जो होती है हमें ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में आसानी भी हो रही है, पारदर्शिता भी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार और अनियमितता को भी यहाँ पे कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। उसके बाद है आपका जवाबदेही को मजबूत करना। तो आईसीटी क्या कर रहा है, जवाबदेही के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक है, ये जितने भी आपके सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी आपके विभाग हैं, उनको जवाबदेही को उनकी बढ़ा रहा है। यानी ऑनलाइन शिकायत निवारण, अगर आप ई गवर्नेंस अगर आप ऑनलाइन शिकायत भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपकी सेवा की जो ट्रैकिंग सुविधाएं हैं, उससे भी नागरिक जान सकते हैं कि उनके कार्य की स्थिति क्या है। मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखो, जैसे आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, आधार कार्ड बनने के लिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना फ्लिपकार्ट से या मीशो से, हमें वहाँ पे उसका स्टेटस शो होता है ना कि हमारा जो पार्सल है वो डिलीवर हो गया है या फिर अभी शिप हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो आपकी ऑनलाइन जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन शिकायत निवारण अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि नागरिक जान सकते हैं कि जो भी उन्होंने अप्लाई करा है सरकारी कागजों के लिए, जो भी उन्होंने आवेदन करा है, वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, स्थिति जान सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड अभी बन पाया है, नहीं बन पाया है, कितना टाइम इसको लगेगा। तो ये सारा स्टेटस हम देख सकते हैं। तो जवाबदेही को मजबूत करना यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। वही बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं, देखो आईसीटी जो है आपका शहरी क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वही अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आईसीटी ने बहुत ज्यादा अपनी पहले शुरू करी है। ठीक है, जैसे आपका सीएससी, ठीक है, सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है, जो आपकी डिजिटल सेवा के जितने भी केंद्र हैं, यहाँ पे ग्रामीण नागरिकों को अलग अलग सरकार की सेवाओं द्वारा उपलब्ध यहाँ पे कराई जा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो है आपके, इनके बीच में डिजिटल अंतर जो है वो कम करने में यहाँ पे सहायता मिल रही है। इसके बाद है आपका प्रशासनिक दक्षता में सुधार। तो प्रशासन में भी यहाँ पे आपको सुधार देखने को मिलता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से जितने भी आपके सरकारी काम है ना, उसमें तेजी आई है। ठीक है, पहले जो काम हमारे 2-2, 3-3 महीने पे पेंडिंग रहते थे, अब वो तुरंत हो जाते हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर आपके महीने या 2 महीने में। ठीक है, तो डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ऑनलाइन फाइल बनाना, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जितनी भी आपकी प्रशासनिक प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा सरल हो गई है। इससे निर्णय लेने में भी आपकी तेजी प्रदान हुई है और सरकारी संसाधन जो है आपके वो और भी ज्यादा बेहतर हुए हैं। वही बात करें पॉइंट नंबर 9 की, तो इसमें नागरिकों की सहभागिता को भी बढ़ावा मिला है। यानी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, इनके माध्यम से नागरिक अपनी फीडबैक दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, शिकायतों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इससे आपका जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो और भी ज्यादा मजबूत बनती है। अब हम बात करते हैं चुनौतियां और सीमाएं। देखो जब भी हम कोई नई चीज बनाते हैं, कुछ भी होता है, उनके सामने अगर उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। वहीं अगर उसके बेनिफिट्स है तो उनके सामने कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो ऐसी आईसीटी के सामने जो भी इन्होंने ई गवर्नेंस निकाला, इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको भी समझते हैं। तो देखो ई गवर्नेंस ने ना प्रशासन में अनेक सुधार करे हैं, उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तो डिजिटल साक्षरता की कमी होने के कारण कई लोग जो होते हैं उन्हें डिजिटल लिटरेसी के बारे में नहीं पता होता। डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल नॉलेज जो होती है उनकी, वो बहुत कम होती है। ये भी एक चुनौती है। सभी लोग इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते, सिर्फ वही लाभ उठा सकते हैं जो साक्षर है, जो पढ़े लिखे है, जो लिटरेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी एक चुनौती है कि लोगों के अंदर डिजिटल साक्षरता की, डिजिटल शिक्षा की कमी होने के कारण भी ये आईसीटी के सामने चुनौती है। इंटरनेट की सीमित पहुंच भी, कई इलाके ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट के जो जाल हैं वो बड़े बड़े, जो क्या कह सकते हैं हम, नेटवर्क जो बिछाए जाते हैं, उनकी वहां तक पहुंच नहीं हो पाती। साइबर सुरक्षा, जैसा आप देख ही रहे हैं कितने सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं। ठीक है,
कितनी सारी हमारी जो साइबर सुरक्षा जो है इसको लेके भी हमें क्या देखने को मिलती है, समस्या देखने को मिलती है, चुनौतियां हैं आईसीटी के सामने। तो ये सारी क्या कर रही हैं, ये सारी सीमाएं जो है इनका समाधान, इनका चुनौतियों का समाधान जब भी संभव है जब सभी नागरिक स्वयं क्या करे, समान रूप से इससे लाभ उठा सके। ठीक है, वही बात करें सुशासन में योगदान, तो देखो आईसीटी का शासन के अंदर क्या योगदान होता है कि आईसीटी क्या करता है, जनता को बताता है, ठीक है, जनता को ये बताता है कि प्रशासन में कितनी जवाबदेही है, कितना कुशलता है, कितनी उसका जो है निष्पक्षता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नागरिक केंद्रित बन जाती है आपकी प्रशासन व्यवस्था, यानी आपका सिटीजन सेंटर्ड बन जाती है, और ई गवर्नेंस में जितने भी आपके शासन की जो क्वालिटीज है उसको सुधारा जाता है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं भी यहाँ पे दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि आईसीटी जो है वो भारत में शासन व्यवस्था को और आधुनिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे आपका फिर वो डिजिटल इंडिया हो या ऑनलाइन सेवाएं हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और नागरिक सहभागिता हो। ये सारी पहल मिलकर क्या करती है, ई गवर्नेंस को मजबूत बनाती है। डिजिटल विभाजन और तकनीकी चुनौतियों के कारण भी अभी भी हमारे सामने है, ऐसा नहीं है वर्तमान में डिजिटल चुनौतियां हमारे सामने ना हो, तकनीकी चुनौतियां ना हो, मौजूद है, लेकिन फिर भी आईसीटी क्या करता है, एक लोकतांत्रिक प्रशासन को एक नई दिशा देता है। ठीक है, और जितने भी आपके प्रौद्योगिकी सुशासन है उसको एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर आया है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास जो है उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है आईसीटी का। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि सुशासन की अवधारणा को बताओ और सुशासन के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करो। जैसा मैं आपको अभी ऊपर समझाई चुकी हूँ, परिचय में हम क्या बताएंगे, सुशासन के बारे में बताएंगे। सुशासन क्या है, आपका आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी प्रेजेंट में आपका जो व्यवस्था जो है चल रही है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, सुशासन बोलते हैं, यानी आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही आपकी सुशासन कहलाती है। और ये एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें हमें पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी, न्यायपूर्ण और जनहित हो। ठीक है, सुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बताना कि उनकी क्या भागीदारी है। तो आज के समय में केवल सरकार का अस्तित्व होना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि शासन जो है वो जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इसी के कारण जो आपका सुशासन जो है वो लोकतंत्र और विकास दोनों का ही आधार माना जाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं मुख्य भाग की, जिसमें आपका पहला पॉइंट है सुशासन की अवधारणा। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सुशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार और जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है और संवेदनशील रहती है। यानी जनता जो है, जनता के प्रति सरकार जो रहती है आपकी उत्तरदायी रहती है, संवेदनशील रहती है। इससे क्या होता है, सुशासन से जो भ्रष्टाचार है, जो भेदभाव है, ये जो अवसर जो है वो कम हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली सुशासन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि नागरिकों का कल्याण करना, उन्हें प्राथमिकता देना, संसाधनों को प्रभावी बनाना और सुशासन लेने की जितनी भी आपकी प्रक्रिया है उसे निष्पक्ष बनाना और जनहित के लिए कार्य करना। यही आपका शासन और जनता के बीच के जो विश्वास है उसे मजबूत बनाता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सेम ही कंटेंट यहाँ पे रहने वाला है। पारदर्शिता मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पारदर्शिता यानी जनता को पता होना चाहिए जो भी सरकार नीतियां बना रही है, योजनाएं बना रही है, उनका जनता के लिए क्या उपलब्ध है, क्या नहीं है। ठीक है, जनता को पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है। और जब सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता होती है तो उससे आपकी जो शासन व्यवस्था होती है वो एकदम खुली होती है, स्पष्ट होती है और भ्रष्टाचार की भी संभावना कम हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद जवाबदेही में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपकी सरकारी अधिकारी हैं, जो भी आपकी संस्थाएं हैं, वो जनता के प्रति क्या होंगे, जवाबदेही होंगे। उन्हें अपने कार्यों को, निर्णयों को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जन भागीदारी। जन भागीदारी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जन भागीदारी होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जनता को नीतियों के और विकास कार्यक्रमों के बारे में पता चल पाए। ठीक है, चाहे वो आपका ग्राम सभा हो, चाहे आपकी स्थानीय निकाय हो, चाहे जन सुनवाई हो, इन सब में नागरिक जो है अपनी सहभागिता दे। ठीक है, पार्टिसिपेट करे। इससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और भी ज्यादा प्रभावी बनेगा। वही कानून का शासन की बात करें तो लॉ ऑफ रूल्स यहाँ पे क्या कहता है कि सुशासन को चलाने के लिए ना, इस शासन को बनाए रखने के लिए आपको कानून की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति जो है वो सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो है वो कानून के अधीन होगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती। अगर कानून व्यवस्था यहाँ पे अच्छी रहती है तो यहाँ पे भेदभाव भी कम हो जाएगा। ठीक है, कानून का अगर सभी लोग पालन करेंगे तो यहाँ पे न्याय भी बना रहेगा और समानता भी आपकी बनी रहेगी। इससे समाज में आपको शांति देखने को मिलेगी और स्टेबिलिटी यानी आपकी स्थिरता देखने को मिलेगी। वही बात करें प्रभावशाली और दक्षता की, तो यहाँ पे क्या है कि सुशासन में जितने भी आपके प्रशासनिक कार्य होते हैं ना, उनको चलाने के लिए ना यहाँ पे प्रभावी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब सरकारी योजनाएं जो होती है ना, उन्हें समय समय पर लागू किया जाता है ताकि नागरिकों को उनका लाभ मिल पाए।
इसी को हम क्या कहते हैं, प्रशासनिक दक्षता भी कहते हैं। वही 7 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे समानता और समावेशिता है, यानी इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस। इसकी बात करें तो सुशासन में ये दोनों क्या है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, चाहे वो आपकी महिलाएं हो, गरीब हो, अनुसूचित जनजाति हो, ठीक है, चाहे आपके कमजोर वर्ग हो, सभी को समान अवसर मिले और सामाजिक न्याय सभी के लिए हो, समावेशी विकास को सभी के बढ़ावा मिले और कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से वंचित ना रहे, ठीक है। उत्तरदायी एवं संवेदनशीलता 8 पॉइंट की बात करें तो संवेदनशील प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे सुशासन जो है, सुशासन में प्रशासन जनता की समस्याओं को और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान यहाँ पे किया जाना चाहिए, सरकार जनता की अपेक्षाओं को समझकर उनके हित में निर्णय ले, ठीक है, ताकि इससे आपकी जो शासन व्यवस्था है वो जनमुखी बन सके, यानी सभी के लिए बन सके। इससे क्या होता है, आपका भ्रष्टाचार भी नियंत्रण रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर सुशासन के अंदर आपका जवाबदेही है, पारदर्शिता है, लोग अवेयर है कि सरकार हमारे लिए कौन सी योजनाएं बना रही है, कौन से कानून बना रही है, कौन से नियम बना रही है, कौन सी नीतियां बना रही है, अगर ये सारी चीजें हमें पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी अगर व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका भ्रष्टाचार जो है ना वो खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, प्रशासन से जनता का जो है ना विश्वास भी बढ़ता है और जितने भी आपके कार्य होते हैं वो विकास की गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं। वही बात करें 10 पॉइंट की तो 10 पॉइंट क्या कहता है कि लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। सुशासन क्या कर रहा है, लोकतंत्र को भी मजबूत बना रहा है। जब शासन के अंदर आपकी पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, जनहित होगा तो लोकतंत्र भी क्या होगा, यहाँ पे मजबूत होगा, ठीक है। जितने भी नागरिक हैं उनकी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा होगी और शासन व्यवस्था भी आपकी यहाँ पे मजबूत बनी रहेगी। तो इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो हम एंड में कह सकते हैं कि आपका जो सुशासन व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपकी पारदर्शिता भी होती है, जवाबदेही भी होती है, भागीदारी भी होती है, कानून के शासन भी होते हैं और सामाजिक न्याय पे भी आधारित होती है। ये केवल आपको प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं रहती बल्कि नागरिकों के समग्र विकास, उनके कल्याण को भी सुनिश्चित करती है। इसके अंदर आपकी पारदर्शिता, जवाबदेही, जन भागीदारी, समानता, प्रभावशीलता जैसे तत्व मिलकर क्या करते हैं, सुशासन को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है आपका, इसमें पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता बताइए, यानी संविधान में आपका जो 73वां जो संशोधन है उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या विशेषताएं हैं। वही ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, यानी उसका इवैल्यूएशन कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें परिचय की तो देखो, भारत के अंदर, भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतंत्र को जमीन स्तर से मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्वशासन व्यवस्था को हम यहाँ पे विशेष महत्व देते हैं। इसी के उद्देश्य से अगर हम बात करें तो 1992 में जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये संशोधन 1992 में किया गया, लेकिन इसको अप्लाई कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 में, यानी 1993 में, ठीक है। इस संशोधन में क्या बात की गई थी कि जो भी आपकी पंचायती राज संस्थाएं है ना, उन्हें अब क्या दिया जाएगा, संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, यानी वो भी अब संविधान के अंतर्गत आएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी लोकतंत्र शासन को भी और भी ज्यादा यहाँ पे मजबूत बनाया जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन हमें यही बताता है कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार, जिम्मेदारियां और स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इससे आपका जो ग्रामीण विकास है, जन भागीदारी है, लोकतंत्र का जो विकेंद्रीकरण है, उसको नई दिशा यहाँ पे मिलेगी। तो वहीं इसके मुख्य भाग की बात करें तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं की क्या है, संवैधानिक दर्जा है, यानी पंचायती राज को यहाँ पे, पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया, यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये विशेष बात की गई कि सबसे जो आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं जो है इनको संवैधानिक मान्यता दी गई सरकार की तरफ से, ठीक है। इसमें जो आपकी पंचायतों की जो स्थिति है उनको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, उनको और भी ज्यादा अस्तित्व में लाने के लिए उन्हें कानूनी सुरक्षा भी दी गई, ठीक है, कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त की गई। अब जो आपकी राज्य सरकार है, पंचायत को मनमाने ढंग से यहाँ पे समाप्त किया गया, यानी अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 73वां संशोधन हमें क्या बता रहा है कि अभी तक जो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतें अपनी मर्जी से यहाँ पे जो डिसीजन लेती हुई आई हैं वो अब से नहीं होगा। अब पंचायत राज्य व्यवस्था जो है आपकी संविधान संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यहाँ पे कोई भी जो सरकारी पंचायतें हैं वो अपना मनमानी ढंग से कार्य नहीं करेंगी, वो सिर्फ स्थानीय स्वशासन को ही उन्हें स्थायित्व मिलेगा, यानी कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी, मान्यता इसको प्राप्त की गई है, कोई भी पंचायत अपने मनमानी ढंग से यहाँ पे शासन नहीं करेगी। तो बेसिकली आपका जो 73वां जो संविधान संशोधन है ना, वो हमें यही बताता है कि पंचायतों को मनमानी ढंग से कार्य ना करने के लिए यहाँ पे संशोधन जो है आपका वो किया गया था। अब हम बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। अब इस संशोधन में क्या हुआ कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो 3 स्तर की जो पंचायत राज्य व्यवस्था जो चलती है ना,
इसमें बताया गया सबसे पहला आपका ग्राम स्तर पर जो आपकी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, मध्य स्तर पर आपकी पंचायत होती है, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपका क्या होता है, जिला परिषद होता है। यानी ग्रामीण जो आपका जो न्याय व्यवस्था जो आपका शासन व्यवस्था जो है वहां पे किस तरीके से बांटा गया पंचायत के द्वारा कि ग्रामीण स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर आपकी पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद की यहाँ पे व्यवस्था की गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रशासन का जो काम होता है ना और भी ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, उनका समन्वय जो होता है प्रशासनिक कार्यों में वो बहुत अच्छा होता है। और साथ में आपका जो ग्रामीण विकास जो है उनके लिए जो भी आपके प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उन्हें भी हम इफेक्टिवली चला सकते हैं। तो यही आपका क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम सभा के महत्व को, तो देखो ग्राम सभा में यहाँ पे महत्व दिया गया है 73वें संशोधन में ये बताया गया है कि जो आपकी ग्राम सभा के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसको क्या आधार माना गया है, पंचायती राज व्यवस्था का ग्राम सभा को आधार माना गया है। ग्राम सभा में गांव के जितने भी आपके वयस्क हैं वो क्या करेंगे, मतदाता उनको शामिल किया जाएगा। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए विकास योजना पर यहाँ पे विचार को बढ़ावा दिया गया है और लोकतांत्रिक भागीदारी को भी, पारदर्शिता को यहाँ पे बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो ग्राम सभा का भी यहाँ पे महत्व दिया गया है 73वें संविधान संशोधन में। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, नियमित चुनाव की व्यवस्था। तो नियमित चुनाव की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि संशोधन के अनुसार पंचायतों का जो कार्यकाल जो है ना वो 5 वर्ष का निर्धारित यहाँ पे किया गया है। 73वें संशोधन में क्या बोला गया कि अब से जो पंचायतें होंगी आपकी वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित की जाएंगी। पंचायत को समय से पहले ही भंग कर दिया जाए, यदि अगर पंचायत को टाइम से ही पहले भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर ही अंदर नए चुनाव कराने पड़ेंगे। इस व्यवस्था से क्या होगा कि पंचायत में निरंतरता बनी रहेगी और साथ ही आपकी लोकतांत्रिक की जो प्रक्रिया है वो भी मजबूत बनी रहेगी। यानी अब पंचायत अपने मनमाने तरीके से भंग नहीं कर पाएगी पंचायत को, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि पंचायत को भंग करना पड़े 5 साल से पहले, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वहां की जो शासन व्यवस्था है ना वो 6 महीने के अंतराल पर 6 महीने के अंदर ही अंदर क्या करेगी, दोबारा चुनाव कराएगी, ताकि वहां की जो व्यवस्था जो है ना, पंचायत व्यवस्था जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। अब है आपका आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आपकी जितनी भी अलग अलग जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, यहाँ पे 73वें संशोधन में इनकी भी बात की गई है। महिलाओं के भी आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, महिलाओं के भी आरक्षण की बात की गई है। तो महिलाओं को कम से कम 1/3 सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई है। इससे क्या होगा कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं और वंचित वर्गों को भी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट क्या कहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो देखो पंचायती चुनाव को और भी ज्यादा स्वतंत्र और भी ज्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए ना प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन जो है आपका स्थापित किया गया है। ये आयोग क्या कर रहा है, पंचायतों को और चुनावों को संचालन और निगरानी करने में यहाँ पे मदद कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में आपकी विश्वसनीयता बढ़ रही है और लोकतांत्रिक जो है वो आपका मजबूत हो रहा है। ठीक इसी तरीके से आपका जो राज्य वित्त आयोग है इसको भी मजबूत करने की बात की गई है, यानी पंचायतों को जो उनकी वित्तीय स्थिति है उनको भी मजबूत बनाना होगा। इसके लिए आपका जो राज्य वित्त आयोग है उसकी स्थापना की गई। जो आयोग है आपका उसमें आपको पंचायत को ना वो वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए अलग अलग सुझाव देगा, ठीक है, अलग अलग सलाह देगा कि किस तरीके से पंचायत जो है वित्तीय साधन को इकट्ठा कर सकती है। और इससे क्या होगा कि जो पंचायतों का जो विकास कार्य है ना वो भी और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण। तो देखो 73वें संशोधन में ना शक्तियों को भी बांटा गया है और जिम्मेदारियों को भी बांटा गया है, यानी पंचायतों को अलग अलग विकास कार्यों को, अलग अलग प्रशासनिक कार्यों को सौंपा गया है। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, खेती है, कृषि है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ग्रामीण सड़कें हैं, पेयजल है, मतलब जितनी भी अनेक गतिविधियां जो है ना यहाँ पे बताया गया है, पंचायतों की भूमिका को यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो इस संशोधन में ना यहाँ पे बताया गया है कि प्रशासन जो है वो शक्तियों को किस स्तर से मतलब कार्य करेगा, प्रशासन जो है यहाँ पे वो किस तरीके से कार्य करेगा, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। वही बात करें ग्रामीण विकास में योगदान, तो देखो पंचायती राज जो है यहाँ पे संस्थाओं ने क्या करा है कि ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावित करा है, ठीक है, आपकी स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उन्हें पहचाना है, समाधान किया है। इससे आपकी जितनी भी आधारभूत सेवाएं हैं, सुरक्षा है, ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सबको भी इनमें सुधार हमें देखने को मिला है। अंत में इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि 73वां संशोधन जो है ना संविधान के अंदर जो किया गया है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है, वहां का स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक जोड़ा है,
ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने पढ़ी पंचायती राज में, किस तरीके से आपका ग्राम सभा होती है, ठीक है, मध्य सभा जो आपकी होती है, और आरक्षण किस तरीके से होता है, चुनाव क्या है, वित्तीय शक्ति क्या है आपकी, ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या है, ये सारी विशेषताएं आपकी पंचायती राज व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावी बनाती है। इसलिए पंचायती राज जो है ना आपकी सिर्फ संस्थाएं नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास में आपकी एक आधारशिला का भी ये कार्य करती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में संविधान की भूमिका क्या रही है। तो देखो, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, भारत में संविधान को ना भारतीय संविधान को पूरे विश्व में लिखित सबसे विस्तृत संविधान के रूप में माना जाता है, यानी सबसे लंबा संविधान जो है वो हमारा है, ठीक है, विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। इसको 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था, यानी इसको 26 नवंबर 1949 को रेडी कर दिया गया था, लेकिन इसको अप्लाई करा गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो संविधान जो है ना वो भारत की शासन व्यवस्था का एक आधार है। ये राज्य की शक्तियों को बताता है, नागरिकों के अधिकारों को बताता है, और शासन के अलग अलग जो अंग है वो कैसे काम करते हैं, हमारा भारतीय संविधान ये भी बताता है। साथ में भारतीय संविधान केवल आपका एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे जितने भी आपके मूल्य हैं संविधान के अंदर, उसकी रक्षा भी करता है। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के रूप में भी कार्य किया है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में भी इसने भूमिका निभाई है, ठीक है जी। इसी के साथ हम इस प्रश्न के मुख्य भाग की बात करें तो देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, विश्व का सबसे लंबा संविधान, ठीक है, यानी विश्व का विस्तृत लिखित संविधान हमारा भारत का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अलग अलग संवैधानिक संस्था इसमें बताई गई है पूरा विस्तृत से, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और इसके अंदर ना समाज में विविधता और जटिलताओं को ध्यान में रख के ये तैयार किया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके अंदर क्या होता है कि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि भारत किसी भारी शक्ति के अधीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और व्यवस्था लोकतंत्र को और भी ज्यादा ये मजबूत बनाती है, ठीक है। इसके बाद है आपका मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे भारतीय संविधान में आपका मौलिक अधिकारों को भी प्रदान किया गया है, जैसे आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार क्या कर रहे हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता को और गरिमा को बढ़ा रहे हैं। और मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्था है उसको भी क्या कर रही है, आधारशिला यहाँ पे बना रही है। इनके माध्यम से क्या हो रहा है, नागरिकों को राज्य के विरुद्ध संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनकी अगर हम बात करें तो जितने भी आपके जन कल्याण नीतियां है ना, इनको बनाने के लिए यहाँ पे मार्गदर्शन किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक और अन्य जो आपकी आर्थिक न्याय है उसको स्थापित करना है, यानी न्यायालयों के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी शासन जो है उन्हें एक नए नीति निर्देशक के रूप में शामिल कर रहा है। वहीं संघीय व्यवस्था के एकात्मक झुकाव की बात करें तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है ना ये अपनाई गई है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए आपकी केंद्र को ही ज्यादातर अपेक्षाकृत शक्तियां दी गई है। केंद्र के पास ही हमारी जो ज्यादातर शक्तियां हैं वो दी गई हैं, और जितनी भी आपकी विविधता है, भारत को विविधता वाला देश माना गया है, प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने में ये मदद करती है, और राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र को भी ये स्थिर बनाने में मदद करती है। वहीं बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो देखो संसदीय शासन प्रणाली में ना क्या होता है कि यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और फिर वो आगे चल के संचालन करते हैं। इसी तरीके से आपका स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बात की गई है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार की भी बात की गई है, और सामाजिक न्याय की भी बात की गई है। साथ में आपका लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की भी यहाँ पे भूमिका बोली गई है। तो अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो स्टूडेंट्स, एंड में हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि भारतीय संविधान जो देश है, ठीक है, भारतीय संविधान देश की क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ है। इसकी मूल विशेषता जैसे आपके मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, संघीय व्यवस्था और स्वतंत्र न्यायपालिका और सार्वभौमिक मताधिकार क्या करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये संविधान को न केवल दिशा प्रदान करते हैं बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भी रक्षा करते हैं। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता में संविधान की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको आज की गिव अवे के क्वेश्चन भी बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि सुशासन, ठीक है, सुशासन और शासन के बीच में क्या अंतर है, सुशासन और शासन में क्या अंतर है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका गिव अवे का ये है कि सुशासन और शासन में क्या अंतर है। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में
भारत में जो आपका 73वां संशोधन जो हुआ था, ठीक है, भारत में 73वें संशोधन के तहत क्या कहा गया था, या क्या कौन कौन सी उसकी जो विशेषताएं थी वो थी। तो भारत में 73वें संशोधन में क्या कहा गया था? ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान जो है उसको, प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें आपसे पूछा गया है, सॉरी टू डिस्टर्बिंग, ठीक है, एक्चुअली मेरा वो डॉगी है तो इसलिए वो लास्ट में जो नॉइज है वो क्रिएट कर रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। जो तीसरा प्रश्न जो है ना यहाँ पे आपका गिव अवे का, वो ये है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा प्रश्न आपका गिव अवे का ये है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का जो आपका पेपर कोड था, यानी पेपर कोड BPAG 172 के सभी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसे ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। तो याद रखिए कि हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहीं अगर आप इन लेक्चर के नोट्स को चाहते हैं परचेज करना, तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और गिव अवे के लिए अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हो सकता है अगले फ्री नोट्स आप ही उनके विनर हो, ठीक है, अगले फ्री नोट्स के। तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे, क्योंकि जैसे ही गिव अवे के जो विनर्स हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पेपर कोड के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।